नमस्कार। यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ओरल कैंसर पर। ये एक ऐसा कैंसर है जिसके प्रमाण में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। खासकर नागपुर में ओरल कैंसर का प्रमाण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज का जो युवा वर्ग है, साथ ही साथ हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो भी आजकल तंबाकू और पान, गुटखा, खैनी और स्मोकिंग करती हैं, जिस वजह से उनमें ओरल कैंसर का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसके निदान क्या है, इस पर उपचार किस तरह से किया जाता है, साथ ही साथ समय के साथ साथ इसके उपचार पद्धति में किस तरह के बदलाव हुए हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान डॉक्टर नितिन बोमनवार, एसोसिएट डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हमारे साथ उपस्थित है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इंडिया में ओरल कैंसर का प्रमाण कैसा है? बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूँगा। जैसे मुंह के कैंसर को हम ओरल कैंसर कहते हैं। ये भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी चिंता का विषय है। आपने बोला कि ओरल कैंसर का इंसिडेंस क्या है। ग्लोबली या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखते हैं तो लगभग हर साल 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट ओरल कैंसर के पाए जाते हैं और इसमें से ही 1/3 to 1/4 पेशेंट इंडिया में है। मतलब लगभग 75,000 के आसपास पेशेंट न्यू केसेस ओरल कैंसर के इंडिया में डिटेक्ट होते और लगभग 55,000 55,000 के आसपास पेशेंट्स की मृत्यु ओरल कैंसर के वजह से होती है। और ओरल कैंसर इज़ द 8th मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। और जैसे मैंने जब बताया था आपको कि ओरल कैंसर नागपुर में इतना ज़्यादा प्रमाण है, हम आज नागपुर को कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर करके जानते हैं। मतलब पुरुषों में सर्वाधिक कैंसर पाया जाने वाला जो कैंसर है उनमें से एक कैंसर है और महिलाओं में तीसरा सर्वाधिक कैंसर है। तो ओवरऑल मुंह के कैंसर या ओरल कैंसर का जो इंसिडेंस है, प्रिवालेंस है, इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कह सकते हैं सर उसमें कि आज भी हमारे देश में कैंसर को लेकर या ओरल कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है, हमारे समाज में जन जागरूकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर भी पहले से अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है। अपनी गवर्नमेंट भी नेशनल प्रोग्राम द्वारा लोगों में कैंसर के बारे में जन जागृति करने के लिए शिविर या जो स्क्रीनिंग चला रही है। हम भी एज एसीजी कैंसर हॉस्पिटल के थ्रू भी नागपुर और नागपुर के पेरीफेरी में कैंसर स्क्रीनिंग या कैंसर अवेयरनेस कैंप चलाते। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि लोगों में कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़े। जो गुटखा सुपारी खाने से या उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो बताना और कैंसर के बारे में अवेयरनेस करना ये लोगों में बहुत ज़रूरी है। और इसी से ही अपन लोगों के अवेयरनेस बढ़ा के ही कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कम करके कैंसर को रोकने के लिए अपन काम कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं आजकल जो ओरल कैंसर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जो इसका प्रतिशत है ओरल कैंसर की वृद्धि का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है? तो ओरल कैंसर के 90% केसेस में तंबाकू का सेवन जो अलग अलग प्रकार से करते हैं, खर्रा, गुटखा, खैनी, चिलम या डायरेक्ट एक्सपोजर, मतलब जो मुंह में तंबाकू रखते, ये सारे चीज़ों से जो ओरल कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग करते, जो धूम्रपान करते हैं उसमें लगभग 5 टाइम्स ओरल कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। क्योंकि जो स्मोकिंग है, स्मोक का जो धुआं है उसमें लगभग 4,000 के आसपास केमिकल्स रहते हैं। उसमें से 69 to 70 केमिकल से कार्सिनोजेनिक रहते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब उससे कैंसर होने की संभावना रहती है। और कुछ लोग स्मोकिंग के साथ अल्कोहल लेते, दारू का सेवन करते, शराब का सेवन करते। तो ये जो रिस्क है, जो 5 टाइम्स बोला, ये लगभग 30 to 35 टाइम्स बढ़ जाती है। क्योंकि अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, वो कैंसर सेल्स को टिश्यू में जाने के लिए मदद करता है। तो अल्कोहल और शराब साथ में पीने से रिस्क बढ़ती है। और जो लोग तंबाकू का सेवन करते या चबाते, तो इसमें जोखिम ज़्यादा रहती है। क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। जो लोग मुंह में तंबाकू रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो इससे ओरल कैंसर की रिस्क और बढ़ जाती है। ओवरऑल देखेंगे तो अपने महाराष्ट्र में 10 में से 4 पुरुष और 10 में से 1 स्त्री तंबाकू का अलग अलग प्रकार से सेवन करती है। तो मैंने तो बताया कि इतने सारे केमिकल्स है उसमें से चलता है। और कुछ लोग पान सुपारी खाते हैं। और अपने जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि अपन बोलते कि खान पान का जो सेवन है, जैसे जो लोग रेड मीट और फ्राइड फूड या प्रोसेस फूड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें भी ओरल कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर बढ़ने की संभावना रहती है।
और कुछ लोगों को जैसे विलेज में देखते हैं तो बाहर काम करना पड़ता है ज़्यादातर, तो अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट के एक्सपोजर से भी लीफ के कैंसर होने की शक्यता रहती है। Okay. और जैसे कुछ लोगों में तो एज के साथ कैंसर की संभावना बढ़ती है, या पहले किसी को अगर ओरल कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर हुआ है तो उनमें रिस्क रहती है कि इसको दोबारा ओरल कैंसर हो सकता है। अभी आपने फिलहाल सुना होगा कि यंगस्टर्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ओरल कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक जीवाणु है जिससे सर्विक्स कैंसर भी होता है, पर ओरल कैंसर भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहे। तो ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में होता है, खास करके पुरुषों में होता है। बट ये एक अच्छी बात है कि इसका ये ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पांस करता है, पर मोस्टली नॉन स्मोकर्स में मिलता है। तो ये सारे कारण है कि जिससे ओरल कैंसर होता है। सर, जैसे कि आपने अभी कहा करके किसी किसी के यानी किसी किसी को एक एज जब बढ़ती है उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? ओल्ड एज में जो रिस्क बढ़ता है उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, डीएनए में चेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें से एज के साथ कैंसर की संभावना बढ़ती है। सर, और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? और ऐसा कुछ बताइए ताकि कोई हम घर पे बैठे बैठे भी उस पर सेल्फ एनालिसिस कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर क्या होता है, ओरल कैंसर ये प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा? क्योंकि ओरल कैंसर के पहले मुंह में कुछ पूर्व संकेत आते हैं। इसको हम हमारे लैंग्वेज में प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं या प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं। तो ये पूर्व संकेत कौन से रहते हैं? जैसे कि मुंह में सफ़ेद चट्टा आना या लाल चट्टा आना या मुंह खोलने में तकलीफ हो रही है, उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये 3 पूर्व संकेत या प्री मैलिग्नेंट लेशन बोलते हैं। जो सफ़ेद चट्टा तो उसको हम हमारे लैंग्वेज में ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं, रेड या जो लाल चट्टा उसको इरिथ्रोप्लाकिया, और जो मुंह खोलने में तकलीफ होती है उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये 3 पूर्व संकेत रह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण रहता है ओरल कैंसर में वो रहता है कि मुंह में या जीभ में छाला या घाव जो अधिक समय तक ठीक नहीं हो रहा है, या मुंह खोलने में कठिनाई हो रही जिसे हम ट्रिस्मस बोलते हैं, या गाल या मसूड़ पे सूजन है। कभी कभी किस पेशेंट में गर्दन में गांठ आ जाती है, या गले में निरंतर खराश रहती है। और जिनको जीभ का कैंसर है उनको जीभ निकालने में या हिलाने में तकलीफ होती है। कभी कभार पेशेंट को कान में दर्द रहता है इररिलेवेंट, तो वो भी जांच करना चाहिए। या किसी पेशेंट की आवाज़ में बदल हो जाती है। ये सारे अगर इसमें से कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो आपने मतलब आपके पास के डॉक्टर या उनको सर्जन को कंसल्ट करके ये पूर्व संकेत या ये लक्षणों का क्या है, कैंसरस है नहीं है, ये आपने जांच करनी जरूरी है। तो ये पूर्व संकेत रहते तो आपने आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको छाला आता है, वो उसको नॉर्मली सोच के छोड़ देते हैं और ये दिनों दिन बढ़ता जाता है। हाँ, जो मोस्टली जो एप्थस अल्सर आता है वो 4 to 5 डेज में हील हो जाता है। ओके। या कभी कभी नॉन स्पेसिफिक अल्सर भी 10 to 12 डेज में होता है, बट कैंसर का अल्सर हील नहीं होता। वो कंटिन्यू, अगर आफ्टर 15 डेज अगर कोई अल्सर कंटिन्यू या छाला कंटिन्यू है तो आपने एक बार कंसल्ट करना चाहिए उनको सर्जन के साथ। सर, ये ओरल कैंसर का निदान कैसे किया जाता है? ओरल कैंसर के निदान के लिए सबसे पहले तो जैसे पेशेंट आता है, एक सामान्य प्रकाश द्वार जो अपन टार्च की बोलते हैं ना, लाइट से एक सामान्य द्वार द्वारा मुंह की जांच करते हैं, तो उसमें अधिकांश जो ओरल कैंसर के पेशेंट के पूर्व संकेत का पता चल जाता है या निदान करने में सहायता मिलती है। अगर आपको लगता है या हमें जैसे लगता है कि नहीं कुछ संदेह है तो हम उस पर एफएनएसी या बायोप्सी करते हैं। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो नीडल रहती है ना अपनी, उससे थोड़ा टिश्यू निकाल के या सैंपल निकाल के माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजते, और बायोप्सी में टुकड़ा लिया जाता है जो ग्रोथ है मुंह के अंदर या जीभ के ऊपर, उससे छोटा टुकड़ा लेके वो जांच के लिए भेजते। तो इससे जो कैंसर का डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाता है। तो ये बायोप्सी या एफएनएसी से अपना डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। कभी कभी नेजल कैविटी या स्वर पेटी या ऊपरी इसोफेगस या जो अपन अन्न नलिका बोलते हैं उसके भाग का अगर संदेश रहता है तो हमें एंडोस्कोपी या लैरिंगोस्कोपी करना पड़ता है। तो ये लोकल मतलब अपने को विजुअलाइज करने के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन के लिए जो निदान करने के लिए थे सिटी स्कैन। ओरल कैविटी में हम मोस्टली सिटी स्कैन करते। सिटी स्कैन इसलिए क्योंकि डायग्नोसिस तो अपना बायोप्सी से हो गया, अभी वो डिसीज़ कितना बड़ा है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, मुंह में मतलब अपन लिप से लेके टांसिल के एरिया तक मुंह का एरिया आता है, तो लोकेशन कहाँ पे परफेक्ट उसका, उसकी डेप्थ कितना है, उसका एक्सटेंट कितना है, ये जानने के लिए सिटी स्कैन करना पड़ता है।
और जीभ के केसेस में हम मोस्टली एमआरआई करते हैं, क्योंकि जीभ ये सॉफ्ट टिश्यू है। बराबर। सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई ट्यूमर है वो जानने के लिए हमें एमआरआई करना पड़ता है। तो ये सीटी और एमआरआई से अपने को एक्सटेंट पता चलता था। आजकल आपने सुना होगा कि पेट स्कैन करते। पेट स्कैन मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये स्कैनिंग का ही एक पार्ट है। ये क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर 10-12 ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ है, उसमें से एक कलर फोटो रहा तो आप तुरंत ये कर लो कि ये वाला है कलर फोटो। तो वैसे ही पेट स्कैन क्या करता है, पूरे बॉडी के स्कैन में वो कैंसर के सेल्स कहाँ पे, वहाँ पे हाईलाइट करता है। तो वो हमें समझ में आ जाता है कि ये पार्ट में कैंसर की एक्टिविटी है। तो डिसीज स्प्रेड या कैंसर कहाँ कहाँ फैला है, ये जानने के लिए हमें पेट स्कैन करते। और पेट स्कैन मोस्टली हम एडवांस स्टेज में करते, या स्टेज 4 हम के सस्पेक्ट है। कभी अभी तो हम स्टेज 2 में भी कर लेते कि क्या है, कभी मिस हो जाता है कुछ चीज़, अगर ट्यूमर से छोटा भी लग रहा है पर स्प्रेड हुआ रहता है, इसलिए मोस्टली हम डिसीज स्प्रेड जानने के लिए पेट स्कैन करते। तो ये सारी चीज़ें से अपन कैंसर को निदानित करने में हेल्प होती है। अब ओरल कैंसर की सर सर्जरी होती है, समय के साथ साथ प्रगति होती जा रही है, नई नई तकनीकें आ रही है, तो ओरल कैंसर की सर्जरी में किस तरह के बदलाव हुए हैं? बिल्कुल मैडम, मैं आपको मतलब आप ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहे, तो मैं ट्रीटमेंट और क्या एडवांसमेंट में ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट ये टीम अप्रोच है। अकेला ओंको सर्जन, अकेला कोई ओंको फिजिशियन ट्रीट नहीं करता, इट इज़ अ टीम वर्क। तो इसमें इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। जैसे इसमें ओंको सर्जन है, ओंको फिजिशियन का रोल है, रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट का रोल है, डाइटिशियन है, पैथोलॉजिस्ट है, डेंटल सर्जन है, और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल वर्कर का रोल है। क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट ही नहीं तो पूरी फैमिली सफ़र होती है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल अपसेट होता है। तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक का रोल है, स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है। जैसे हेड एंड नेक सर्जरी की बात कर रहे हैं अपन, तो ओरल कैंसर सर्जरी के बाद पेशेंट को बोलने में तकलीफ है तो स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है। तो इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। तो मोस्टली क्या होता है, अपन ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट मोस्टली 3 मोडालिटीज़ में होती है। एक सर्जरी, दूसरा रेडिएशन, और तीसरा कीमोथेरेपी। तो जो अर्ली डिसीज़ रहता है उसमें मोस्टली हम सर्जरी एडवाइस करते। सर्जरी में क्या करते, जो कैंसर से ग्रसित भाग है, उसको उसके पर्दे से चारों तरफ से सामान्य या सामान्य टिश्यू का भाग लेके वो कैंसर ग्रसित भाग को निकालते और जांच के लिए भेज देते। और ओरल कैंसर में वही भाग नहीं तो गले में फैलता है, सबसे पहले गले की गांठ में, जिसको अपन लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो गले की गांठें भी निकालना पड़ता है। ये हो गई सर्जरी निकालने वाली। अब जो अपन निकालेंगे तो भरना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफेक्ट बनेगा। तो डिफेक्ट बनने के लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा। तो ये सर्जरी का पार्ट हुआ। कभी कभी क्या होता है कि गले की गांठें ज़्यादा रहती है, तो पहले सर्जरी ना करते हमें पहले कीमोथेरेपी देना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है, फिर सर्जरी करते, और उसके बाद में रेडिएशन का रोल आ जाता है। अगर एडवांस डिसीज़ है तो पोस्ट सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद में कीमो और रेडिएशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सर, इसमें रेडिएशन का रोल क्या होता है? वही बता रहा हूँ, रेडिएशन मतलब जैसे सर्जरी हो गई, अब उसकी स्टेजिंग के हिसाब से हम लोकल कंट्रोल के लिए रेडिएशन देते हैं। लोकल कंट्रोल मतलब अभी समझो गाल पे कैंसर था, सर्जरी की, दोबारा वो जगह पे कैंसर ना है, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए वो पार्ट को हम रेडिएशन देते। तो लोकल ट्यूमर रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए हम रेडिएशन का यूज़ करते। ठीक है। दूसरा कि अब कुछ पेशेंट रहती है कि उसमें सर्जरी भी नहीं हो पा रही है, बहुत एडवांस डिसीज़ है, उसमें हम क्या करते हैं कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को राहत मिले, क्यूरेटिव नहीं बोलेंगे उसको, पेशेंट को क्यूर नहीं, पर उसको जितने दिन है उसको राहत मिले, उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो करते हैं उसको पैलिएटिव है। कभी कभी पेन ज़्यादा है तो पैलिएटिव रेडिएशन भी दे देते हैं, या पैलिएटिव कीमोथेरेपी पेशेंट पे रखते। तो ये 3 मोडालिटी में ट्रीटमेंट कैंसर पेशेंट का, ओरल कैंसर पेशेंट का किया जाता है। और आपने पूछा कि एडवांस में क्या है, तो आज हम पेशेंट को क्योर करना यही इंटेंशन नहीं रहता सिर्फ, तो क्वालिटी लाइफ भी पेशेंट को देना चाहिए, ये इंटेंशन रहता है ट्रीटमेंट का। बराबर है। जैसे मैंने आपको बोला कि ओरल कैंसर में माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होती है। माइक्रोवास्कुलर सर्जरी से क्या होता है कि पेशेंट का जो आउटकम है, फंक्शनल आउटकम एंड कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा रहता है। जैसे फंक्शनल आउटकम तो स्पीच या स्वेलोइंग, ये अच्छे से हो पाता है। तो ये माइक्रोवास्कुलर सर्जरी का बेनिफिट है। दूसरा भी एडवांस में है रोबोटिक सर्जरी। अब रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ऐसे कि हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है पेशेंट का। अच्छा। पेशेंट को
जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और लेस टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज लेस होता है रोबोटिक में, और कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी अच्छा रहता है। तो ये एडवांसमेंट्स के फ़ायदे लेके हम सर्जरी करते हैं। आफ्टर कैंसर सर्जरी पेशेंट्स के मन में एक डर होता है कि ये फिर से तो नहीं होगा, और कई सारे प्रकार के डर होते हैं। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने एकदम सही क्वेश्चन किया है कि पेशेंट को डर रहता है और पेशेंट के घर के लोगों को भी डर रहता है, क्योंकि एक बार कैंसर हुआ तो रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, वो स्टेज वाइज रहते हैं। जैसे स्टेज 1 में 5% चांसेस है या 5 to 10% चांसेस है रिकरेंस के, स्टेज 2 में 15 to 20%, स्टेज 3 में 30 to 40%, स्टेज 4 में 50 to 60% चांसेस है कि दोबारा रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। तो हम फॉलोअप में रखते हैं, और पेशेंट को ये भी डर रहता है, मतलब पोस्ट सर्जरी जो डिफेक्ट होता है उसके लिए भी पेशेंट को रहता है कि ये डिफेक्ट सर्जरी पहले करने के पहले डर रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेड एंड नेक सर्जरी के पेशेंट्स बहुत उसका अगर लोअर जा निकल जाता है तो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यस। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके रहते हैं। तो आज हम क्या करते हैं कि मतलब आर्गन प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। आर्गन प्रिजर्वेशन मतलब पहले क्या होता था, सर्जरी में जो मैंडिबल, ये लोअर जा बोलते हैं, वो लगभग उसका सेगमेंट पूरा निकाल देते थे, तो उससे थोड़ा सा डिफेक्ट या कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा नहीं रहता था। आज हम मैंडिबल को कैसे बचाए, वो लोअर जा को कैसे बचाए, इस प्रकार सर्जरी करते। अगर पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस होता है तो हम मैंडिबल या लोअर जा का ऊपरी सतह ही निकाल के मैंडिबल को बचाते। इससे उसका फेशियल कॉस्मेसिस अच्छा रहता है, उसके फंक्शन अच्छे रहते। और जो आप बोले कि डर रहता है, तो हम साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलाते, मनोवैज्ञानिक को मिलाते, वो उनके काउंसलिंग करते, हम भी करते कि कैंसर क्या है, कैंसर की पैथोलॉजी कैसे रहती है, समझाते हैं। तो उनको फिर हम उस हिसाब से काउंसलिंग करते कि उसके फैमिली और पेशेंट का मनोबल बढ़े। सर, क्या ओरल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, मैंने आपको पहली जब लक्षण बोला तब बोला था कि ओरल कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल मोस्टली। तो मुंह के कैंसर में जैसे मैंने बताया था कि मुंह में पहले बदलाव आते, कुछ बदलाव आते। जैसे मैंने आपको तब बताया कि लाल चट्टा, सफ़ेद चट्टा, जो इरेथ्रोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया जो सफ़ेद चट्टा रहता है उसमें 1 to 2% चांसेस रहते हैं ओरल कैंसर होने के। इरेथ्रोप्लाकिया में 3 to 5% चांसेस रहते हैं, लाल चट्टा मतलब। हाँ। और जो सब म्यूकोस फाइब्रोसिस है, मतलब जो अंदर की जो लाइनिंग अपनी सिकुड़ जाती है, उसको सब म्यूकोस फाइब्रोसिस बोलते हैं। उसमें 5 to 10% चांसेस रहते कि इसमें कैंसर बने आगे जाके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पूर्व संकेत मिलते हैं, तो इनको अपन जांच कर सकते हैं, या इनको निकाल के, जैसे ल्यूकोप्लाकिया तो उसको हम एक्सरसाइज करते, इरेथ्रोप्लाकिया को एक्सरसाइज करते, सबम्यूकोस फाइब्रो के लिए कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, उसको भी एक्सरसाइज करना है क्या, तो अपन कैंसर बनने के पहले उसको ट्रीट कर रहे। दूसरा है धूम्रपान और शराब छोड़ने से और स्वास्थ्यवर्धक और पोषक खाना खाने से अपन ये जो मैंने जो पूर्व संकेत बोले, इन धब्बों को कैंसर में कन्वर्ट करने से रोक सकते हैं। शराब सेवन करना छोड़ना या धूम्रपान या तंबाकू का सेवन छोड़ना, ये ओरल कैंसर के रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और मोस्टली हम पेशेंट को बताते हैं कि रोज़ाना आप स्वयं परीक्षण करें मुंह का। स्वयं परीक्षण करने से क्या होता है कि ये पूर्व संकेत पहले पकड़े जाते हैं। अगर कोई मिरर में रोज़ देख रहा है, या जिसको रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, जिसको अपन को लगता है कि नहीं इसने टोबैको या गुटखा बहुत साल लिया है, तो वो स्वयं परीक्षण कर सकता है। अगर उसको जो मैंने अभी जो सिम्टम्स या लक्षण बोले या जो पूर्व संकेत बोले वो मिले, तो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, अपने को ओरल कैंसर निदानित करने में, प्रारंभिक अवस्था में निदानित करने में सहायता मिलती है। तो इससे अपन कैंसर कन्वर्ट होने में या उसको पहले ही ट्रीट करने में मदद हो सकती है। दूसरा, ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन करनी चाहिए। बिल्कुल। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। जैसे मैंने बोला था आपको कि अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर से कैंसर का लिप कैंसर हो सकता है। तो जो बाहर काम करते या सनलाइट में काम करते, उन्होंने सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए, बॉडी को कवर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से अपन ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ओरल कैंसर होता है, तो कुछ लोगों का कहना रहता है कि जो HPV वैक्सीन आता है, HPV वैक्सीनेशन बोलते हैं, आपने सुना होगा। हाँ। क्योंकि ये सर्विक्स कैंसर के लिए दिया जाता है 9 to 26 ईयर के बीच में।
बिफोर मैरिज या बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर वो दिया जाता है, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है। बट ऐसे कुछ स्टडीज या ऐसा कुछ मतलब रिसर्च नहीं है कि ये ओरल कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो मोस्टली हम HPV वैक्सीनेशन ओरल कैंसर को प्रिवेंट करता है ऐसा नहीं बोल सकते। ये ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि HPV वैक्सीनेशन प्रिवेंट करता है क्या। तो ये सारी चीज़ों से अपन अगर बराबर ध्यान दें, तंबाकू का सेवन बंद करें और प्रॉपर स्वयं परीक्षण करें, तो अपन पहले ही पकड़ सकते हैं या ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक सर्वसामान्य लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि आफ्टर सर्जरी कैंसर कितने महीनों में ठीक होता है? ये अब तो स्टेज वाइज रहता है। मैं वही जानना चाहूंगी ओवरऑल आपसे। जैसे स्टेज 1 कैंसर है जिसमें अगर सर्जरी सिर्फ सर्जरी है तो विद इन 1 मंथ वो पेशेंट वर्क के लिए जा सकता है या फिट हो जाता है, अच्छा। जिसकी सिर्फ सर्जरी होती है। अगर पेशेंट को रेडिएशन भी लग रहा है तो रेडिएशन और 1.5-2 महीना चलेगा। तो और ओवरऑल उसमें 3 to 4 मंथ्स जाते हैं पेशेंट के ओरल कैंसर में ट्रीटमेंट। और अगर स्मूथली हो रहा है तो 3 to 4 मंथ्स में फिट हो जाएगा कि वो अपने काम पे जा सके कि या पूरा कि अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो हम 5 ईयर सर्वाइवल के इसमें बोलते एज अ उनको सर्जन या हम कैंसर फिजिशियन जो भी है कि हम 5 ईयर्स के बाद ही क्यूअर मतलब ये करते कि 5 ईयर सर्वाइवल के भाषा में बोलते कि पेशेंट 90% पेशेंट 5 ईयर सर्वाइवल है, ऐसे बात करते। पर पेशेंट को ये रहता है कि मैं फिट कब हूँगा, तो वो लगभग 3 to 4 मंथ्स में वो फिट हो जाता है कि वो नाउ ही इज़ रेडी टू गो फॉर वर्क या जो भी बोले। सर कई बार हम देखते हैं ओरल कैंसर की सर्जरी होने के बाद कैंसर फिर से रिपीट होता है, तो ये रिपीट वापस से होने का कारण क्या होता है? एक बार कैंसर जब होता है तो ऑलरेडी जेनेटिक म्यूटेशंस हुए रहते हैं। दूसरा जो रीज़न से पहली बार हुआ था, जैसे टोबैको एक्सपोज हो रही है या जो भी है, तो वो भी रीज़न रहता है। तो मोस्टली ये ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कुछ महीने तक या कुछ साल तक ये इसके इफ़ेक्ट रहते हैं। जैसे आपने गुटखा या तंबाकू खाया है तो उसके इफ़ेक्ट जाने के लिए टाइम लगता है। अच्छा। तो एक तो जेनेटिक म्यूटेशंस और ये जो पहले जो रिस्क वास्ते या पेशेंट बाद में खाना चालू कर देता है पोस्ट सर्जरी या उसको अच्छा लगता है तो और वो तंबाकू या गुटखा सेवन करता है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि रिकरेंस के चांसेस है। या पेशेंट सर्जरी के बाद रेडिएशन बोला और रेडिएशन नहीं ले रहा है तो लोकल रिकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। सर आप हमारे दर्शकों को ओरल कैंसर को लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बोला कि ओरल कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल डिसीज़ मोस्टली, मतलब ज़्यादातर केसेस में। तो उसमें सबसे पहले कि आपने अर्ली डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। आपको अगर कुछ भी जैसे पूर्व संकेत मिलते हैं ओरल कैविटी में, मुंह में, तो अपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से ही अपन मतलब पेशेंट को मतलब बचा सकते हैं। उसकी एक्सटेंसिव सर्जरी अवॉइड हो सकती है और एक्सटेंसिव सर्जरी अवॉइड हुई तो पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। तो मैं ज़्यादातर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे ज़्यादातर एम्फेसिस करूँगा। थैंक यू सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू मैडम। ये थे हमारे डॉक्टर नितिन बुमनवार सर, जिन्होंने हमें ओरल कैंसर के बारे में बताया। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसका समय रहते हुए निदान किया जाए तो उस पर उपचार किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़।